नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़। एवीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। हर इंसान का जीवन एक संघर्ष होता है, वो फिर अपने लिए करे या दूसरों के लिए करे। लेकिन असली महात्मा वही कहलाता है जो दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी ज़िंदगी उत्सर्ग करता है। कुछ ऐसा ही नाम का शख्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक राजनीति भी है और शिक्षा के क्षेत्र या फिर किसी भी क्षेत्र में इनका हर बड़ा काम देखने के लायक है। बटेश्वर मेहता जो एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। चलिए, सबसे पहले एवीएन के तमाम चैनल के अधिकारियों को, संवाददाताओं को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिवादन। दर्शकों को हम बता दें कि आज बटेश्वर जी का जन्मदिवस भी है, तो हैप्पी बर्थडे भी बोलना चाहेंगे हम लोग आपको। चलिए, थैंक्स इसके लिए। अब इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हालात को हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। कैसे गुजरा आपका पल, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा जीवन, मैं अपने पिताजी के आदर्शों को लेकर मैं समाज का काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी के माता पिता 1 साल 6 महीना में डेथ कर गए थे। मेरे पिताजी का लालन पालन कहीं दूसरे परिवार में हुआ था। उनका पढ़ाई लिखाई मात्र मिडिल पास थे, लेकिन उनके प्रति देश की आज़ादी में जज्बा था, आज़ादी लड़ने का। और हमारे पूरे परिवार स्वतंत्रता सेनानी में अपनी कुर्बानियां दी है, अपनी जान गंवाई है। जैसे हमारे नाना है सोना महतो, हमारे बहन के ससुर है तालेबर महतो, मेरे भाई के ससुर है शंभू महतो, मेरे बहन के ससुर है ललधारी सोकियार। सभी को मेरे पिताजी ने स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन दिलवाया। मेरे पिताजी जेल नहीं गए थे, अंडरग्राउंड लड़ाई लड़े थे। इनके साथ लड़ाई में हमारे क्षेत्र के कर्मठ मोतीराम ठाकुर, जो करियातपुर के रहने वाले थे, वो 2 बार मांडू विधानसभा से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक बने। और अंग्रेजों के भगाने की लड़ाई शुरुआत उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, चंदा स्कूल के मैदान से। तो मैं छोटा बच्चा, आज़ादी का हाल तो मैं जानता नहीं था, लेकिन अपने पिताजी से हम सुनते थे कि बेटा, देश की आज़ादी के लिए मेरा पूरा परिवार कुर्बान हो गया है और देश की सेवा सब व्यक्ति को करना चाहिए। जब देश हमारा रहेगा तब हम और आप रहेंगे। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला। हम 81 में सेंट कोलंबस कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किए और राजनीति में कूद पड़े। प्रथम में मैं प्रखंड युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सौभाग्य था कि उस समय, उसी ज़माने की बात हम कहना चाहेंगे दर्शकों को कि वो जो ज़माना था, कांग्रेस पार्टी का दबदबा था उस टाइम। और उस वक्त जो है इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, सब लोग जानते हैं। वैसी प्रधानमंत्री के से बहुत करीबी रिश्ता था इनका। तो कैसे बना उनका रिश्ता उनसे करीबी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पिताजी के जो आदर्श थे, जो हमारे पिताजी का पूरे कांग्रेस के लोग जानता था। आपको एक चीज स्मरण करा दें आपको, मेरे पिताजी को यहाँ बरही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे पिताजी का नाम बदलकर रामेश्वर महतो को रामेश्वर माथा करा के टिकट ले लिए और बरही विधानसभा से रामेश्वर माथा विधायक बन गए। और उस समय हजारीबाग के तत्कालीन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे माननीय बिंदुश्री दुबे जी, जो आज हम लोग के बीच नहीं रहे। तो मैंने मेरे पिताजी पास गए रामेश्वर माथा जी ने कहा कि रामेश्वर जी, हमको आशीर्वाद दीजिए। कल के जाओ लड़ो बाबू। चुनाव लड़े, रामेश्वर माथा जी विधायक बन गए और उनकी आत्मा की शांति हो। हमने उसी समय चैलेंज लिया था कि मेरे पिताजी का टिकट काटे, इनको दोबारा हम विधायक बनने नहीं देंगे, चाहे जो संघर्ष करना पड़े। और तब से मैं पिताजी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं संघर्ष जारी किया। और मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे एवीएन के संवाददाता महोदय, तो मैं डारीगार पंचायत जो आज मामला उठ रहा है, वहां पदयात्रा करके हम रोड उस समय बनवाए थे। और अबर जब चुनाव हो रहा था तो मेरा चुनाव बहिष्कार किया था कि हम वोट नहीं देंगे। मेरी बेटी गाड़ी रेनू गई थी, चुनाव प्रचार का गाड़ी लौटा दिया था वहां के लोग, डारीगार पंचायत के लोगों ने।
और बोले अपने पिताजी को भेजिए। हमने गया, बोला भाई मैं कोई विधायक नहीं बना हूं जी, लेकिन आपका पुल, हम विधायक बने या नहीं बने, आपका पुल हम बनवा कर रहेंगे। और मैं बधाई देता हूं जिला प्रशासन को, मेरे पहल पर, मेरे संघर्ष पर पद्मा नदी पर और कुर्मी नदी पर, डालीघाट में दोनों नदी पर पुल का निर्माण लगभग 1 करोड़ के लागत से हो गया, बनकर तैयार हो गया। तो मैं देखा कि समाज में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। ईमानदारों की जगह नहीं है, कई जगह नहीं है, लेकिन ईमानदारी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और ईमानदारी एक ऐसी पूंजी है कि समाज में अब परिवर्तन का लहर ला सकते हैं। और मैं ही वही सोचकर मैं समाज का उन्नति करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, गालिब जी, मुझे कहने में संकोच रही है, इचाक के मात्र एक इचाक हाई स्कूल था जहां हम लोग पढ़े हैं, मैट्रिक पास किए हैं, कमखरान उच्च विद्यालय इचाक। उस समय एक बच्चियां पढ़ने नहीं आती थी। उसी टाइम मैंने सोचा था अपने पिताजी से हम बात करेंगे, अपने गांव में एक स्कूल, हाई स्कूल खोलेंगे जिसका नाम रामेश्वर महतो उच्च विद्यालय चंदा इचाक हमने खोला 78 में। और उसकी मान्यता 81-82 में बिहार सरकार से हमने ले लिया। वहां सर्विस हो गया, मेरा भी सर्विस था, मैंने रिजाइन कर दिया, मैं नौकरी नहीं करूंगा। और मैं अपना सर्विस ऐसे व्यक्ति को मैं दिया हूं जो गरीब परिवार से दशरथ प्रसाद स्वर्णकार थे साइंस का, उनको मैंने अपना नौकरी दे दिया। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय आपने दिया है, लेकिन क्या वजह रही जो पार्टी को आपने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया? भारतीय जनता, आप बताते, आप तो बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, शुरू के बाद जब पूछ रहे सवाल कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, नहीं बता दूं आपको, मैं कांग्रेस पार्टी जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का, तो यहां मेरा विरोध होना शुरू हो गया। और उस समय इस दुनिया में नहीं है, उनके भी आत्मा की शांति हो, भाई ज्ञान रंजन जी, वो हजारीबाग में हमको चुनौती दिए थे कि युवा कांग्रेस में आप टाउन घुसोगे तब परिणाम बुरा होगा। मैंने उनका परिणाम स्वागत करके मैं टाउन घुस गया था। और टाउन में कांग्रेस ऑफिस में बहुत विवाद हुआ। मैंने देखा कि ज्ञान रंजन जी इंदिरा गांधी के साथ चलते थे और बहुत व्यक्ति हैं, उनका बड़ा भिड़ंत हो गया। अब हमको पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगा। कैसे नीतीश कुमार जी को पता चला और पार्टी 95 में बनाए थे समता पार्टी, और उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने समता पार्टी ज्वाइन किया। और समता पार्टी बहुत भीड़ के साथ आनंदा स्कूल में, और मैं समता पार्टी की राजनीति किया। मैं एक मुख्यमंत्री नहीं, कई मुख्यमंत्रियों के साथ मैं बड़ा बड़ा सम्मेलन किया हूं, मीटिंग किया हूं क्षेत्र के विकास के लिए। ऐसी बात नहीं है। आपके कार्यों को जनता बखूबी जान रही है। कुछ ऐसे मामले हैं जो जनता के बीच नहीं है, तो कुछ हम भी जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा नजरिया है जो जनता से छुपा हुआ आपका? देखिए, जनता सब जानती है। अभी प्रेजेंट वे में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो क्या कमियां देखी पिछली वाली पार्टी में और क्या अच्छाइयां नजर आई आपको? देखिए, अच्छाइयां नजर नहीं आई। अच्छाइयां आपको बता दें कि जब यहां गठबंधन की बात हो रही थी, गठबंधन चुनाव लड़ जाएगा जेबीएम, तो जेबीएम में हमने बाबूलाल मरांडी जी ने प्रयास किया, जेबीएम से हम चुनाव लड़े। लगभग 37,000 वोट हम लाए बरकट्ठा विधानसभा तीसरा पोजीशन में। और बीजेपी में जब विलय हो गए बाबूलाल मरांडी जी, तो मैं उनके साथ अमित शाह के मंच पर मुझे भाषण देने का मौका मिला रांची में, और मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हूं और प्रदेश कार्य समिति के भी सदस्य है। लेकिन पार्टी में जुड़ना और एक जनता का संपर्क में जुड़ना, मैं जनता से सीधा संपर्क में जुड़ा हुआ, चाहे वह रोड का समस्या हो, पुल का समस्या हो, या बिजली की समस्या हो, या कोई डेथ कर गया उसका पोस्टमार्टम की समस्या हो, दुर्घटना घट गया उसको पेमेंट दिलाने की काम हो, हॉस्पिटल में किसी तरह का अत्याचार हो उसका विरोध करना हो, सारे चीज का मैं विरोध करता हूं जनता के हित में। तो मोटा मोटी यही बात हुई कि बटेश्वर मेहता जो एक समाजसेवी हैं, इन्हें किसी भी पार्टी का टैग होने की जरूरत नहीं है ना? तो यही कहना चाह रहे हैं आप? हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी में रह करके सिंबल तो रहना ही पड़ेगा, और पार्टी में सिंबल रहकर समाज को और कुछ हम दे सके, और पार्टी यदि मुझ पर विश्वास करेगी। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं गालिब जी, कि भारतीय जनता पार्टी बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव दोनों बार हारी है। जब मैं चुनाव लड़ा हूं, जब बीजेपी का लहर था, 14 हम लड़े जनता दल से, 18,500 वोट लाए, और चुनाव वहां बीजेपी हारा, अमित यादव, और जीत गया जानकी यादव कंघी छाप। और कंघी छाप जब मिल गए भारतीय जनता पार्टी में, तो टिकट नहीं मिला, और फिर हम 19 में चुनाव लड़े यहां से, और लड़ने के बाद
इस बार 19 में भी जब चुनाव लड़े 37,000 वोट लाए, कमल फूल वहां हार गया जानकी यादव जी, और निर्दलीय पूरा समर्थन करके अमित यादव को जिताया। तो ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के बरकट्ठा विधानसभा में जीत हुई है। और मैं अपने नेतृत्व को, हमें नहीं कहते हमको टिकट दे दे, हमको यदि सर्वे करा ले और मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी तो मैं इनका झोली में जोड़ दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। और नहीं भी टिकट मिलेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवा करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी लेवल मेरा जरूर है, लेकिन जनमानस में गरीबों का सेवा करने का मेरा लेवल है। मौजूदा सरकार जो झारखंड की है, उसके कार्रवाई, उसका जो काम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम साफ सुथरा कहना चाहते हैं भाई, हर विभाग में जाइए भ्रष्टाचार का आलम है। कहीं आपको बिना पैसा का काम नहीं होगा। चाहे शिक्षा विभाग में चले जाइए, चाहे जमीन विभाग में चले जाइए, फॉरेस्ट में चले जाइए, डीटीओ ऑफिस में चले जाइए, सब जगह लूट का आलम है। मैं इस देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि इस झारखंड में यदि ठीक से जांच हो जाए तो सभी अफसर जांच के घेरे में आवेंगे। आज मामला आप देखे होंगे कि यहां जल स्वच्छता विभाग का मामला हमने उठाया था, हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। आज देखिए सस्पेंड हुए हैं पीएचडी विभाग के अफसर लोग। 10 करोड़ से ऊंचा का लूट है। जिले में अभी जो बिजली की समस्या है, उसको लेकर आप क्या आवाज उठा रहे हैं? देखिए, बिजली का सुझाव लेकर के हमने मोमबत्ती जुलूस निकाला है और 1 सप्ताह के अंदर हम टाइम दिए हैं। इचाक में पावर सब स्टेशन, जिस बिजली का सुधार नहीं होगा तो पावर स्टेशन में हम ताला जड़ेंगे, जनता को गोलबंद करके। ये बिजली विभाग जनता से बिल हर महीने ले रही है, लेकिन जनता क्या कसूर है? जनता क्यों नहीं बिल दे रही है, बिजली दे रही है? भाई, पढ़ाई बाधित हो रहा है, सिंचाई बाधित हो रहा है। इस राज्य में, हेमंत सरकार के राज्य में सारे मंत्री और अफसर लूट में मचे हुए हैं और इसका जनता को गोलबंद होने की जरूरत है। जब तक जनता गोलबंद नहीं होगा, आंदोलन नहीं करेगा, इनका मंसूबा पर पानी नहीं फिरेगा। जी, झारखंड सरकार की तरफ से यह कही जा रही है बात के पूर्व में भी भाजपा की जब सरकार थी तब का बकाया है पैसा। देखिए, हमारा वो कर किसकी जिम्मेदारी? सुनिए, भाजपा का बकाया था, माननीय रघुवर दास जी ने पैसा दिए थे, बिजली चालू हुआ था। ये मामला आपका सरकार, केंद्र जनता को क्या मतलब है? हमने बिजली फिर दिया, बिजली नहीं कटा, लेकिन यह सरकार 5 घंटा 6 घंटा बिजली नहीं दे पा रही है और डीवीसी नहीं दिया है पैसा। क्या किया, इसकी अपनी मामला, ये अपना ले। तो क्यों कोयला जाने दे रहे हैं बाहर हेमंत सोरेन जी? हेमंत सोरेन की सरकार है, यदि बिजली सरकार नहीं दे रही है केंद्र सरकार, तो एक भी कोयला मुख्यमंत्री नहीं जाने दे बाहर। तब समझेगा मुख्यमंत्री जी के सही माने में झारखंड प्रेम है और झारखंड की धरती से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेम है। क्यों नहीं कोयला रोकते हैं? तो दूसरे अन्य प्रदेशों में बिजली नहीं होता। जी, आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि आप सांसद या विधायकी के लिए आप दावेदार? देखिए, हम दावेदार नहीं बनेंगे। पार्टी मुझे चाहेगी, जनता चाहेगी कि आप आइए मैदान में, हम पीछे नहीं रहेंगे, हम तैयार हैं। जनता के अदालत में हम आए हैं और जनता का निस्वार्थ काम कर रहा है। मैं एक और बता दूं आपको अली भाई कि मैं एमएलए बनूं नहीं बनूं, एमपी बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मेरा एक खून का कतरा हजारीबाग नहीं पूरे झारखंड को सेवा करने का प्रदान हम करेंगे। पद बड़ा नहीं होता, एमएलए बड़ा नहीं होता, एमपी बड़ा नहीं होता है। संघर्ष एक इतिहास बनता है और संघर्ष का इतिहास बनाकर साबित कर देंगे हम देश के सुभाष नहीं बन सकते, सुभाष चंद्र बोस, हम देश के सरदार पटेल नहीं बन सकते हैं, हम हजारीबाग का पटेल जरूर बन सकते हैं। ये आप लोग को हम आत्मविश्वास दिलाते हैं। बखूबी जानते हैं कि आपका नाम जो है एक संघर्षरत नेता के नाम से जाना जाता है और बखूबी सब लोग जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं आपके काम को। ये ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस पार्टी में रहें या भाजपा में रहें, ये सिंपली अपने खुद का जो इनका इमेज बना हुआ है हमारे चेहरे पर, हमारे सामने, वो सब लोग आसानी से देख सकते हैं। एक समाज सेवी के रूप में, एक संघर्ष नेता के रूप में, एक समस्याओं से घिरे हुए पब्लिक को समस्या से निदान दिलाने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए बटेश्वर मेहता जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों तमाम टीम को मेरे ओर से, और नया वर्ष के पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक अभिवादन, हार्दिक अभिवादन। रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।